इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से, चाहे अग्रवाल जी है चाहे फल्ला जी है, डीसी केवल आपका नहीं है। ये जो डीसी के पास आप एप्लीकेशन लेके चल रहे हैं ना, और याद रखिएगा, चाहे तरुण महतो रहे, चाहे नवीन महतो रहे, चाहे प्रेम पाटिल रहे, चाहे बेबी महतो रहे, चाहे अनिता टुटू रहे या सरिता महतो रहे, अगर किसी को भी खरोच आया तो खरोच जाएगा जयराम महतो। याद रखिएगा, इस बार हम विनोद दादा की तरह, सुनील दादा की तरह चिता बहुत बाद में जलाएंगे, पहले अपनी समस्याओं को जलाएंगे। अब हमारी समस्याएं सिस्टम से है, हमारी समस्याएं किसी संस्था से है या किसी व्यक्ति से है, मुझे नहीं मालूम। इस बार यदि किसी को खरोच आया, हम उनकी चिता पहले नहीं जलाएंगे। हम रोज टिकटी के मर रहे हैं, हम रोज टिकटी के मरते हैं, हम अपनी जमीन में भूखे मर रहे हैं, हम अपनी जमीन में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, हम अपनी जमीन में पलायन का दंश झेल रहे हैं। इसलिए सुन लीजिएगा साफ साफ, जो भी उद्योग के लोग हैं, पहला बात ये भी जान लीजिए कि हम उद्योग के खिलाफ नहीं है। जितने भी कंपनी फैक्ट्री के संचालन करता है, हम कोई कंपनी फैक्ट्री के खिलाफ नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कारिक मंदिर, ईश्वर देवी देवताओं के मंदिर की तुलना में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक मंदिरों के पक्ष में है। हम नरेंद्र मोदी जी के मंदिरों के पक्ष से कई ज्यादा देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक मंदिरों के पक्ष में है। आधुनिक मंदिर यानी कल कारखाना, आधुनिक मंदिर यानी फैक्ट्रियां, आधुनिक मंदिर यानी डैम, आधुनिक मंदिर यानी रोजगार, हम उनके पक्ष में है। लेकिन सवाल है, उस मंदिर को मैंने जमीन दिया है, अगर हम घंटी बजाने के लिए नौकरी वहां नहीं मिलेगी तो सवाल तो होगा, सवाल तो होगा। बिल्कुल हम आधुनिक मंदिर के पक्ष में है। हम मोदी जी के उन धार्मिक देवी देवता आकाशीय चमत्कारिक चीजों से कई ज्यादा गुना हम पंडित नेहरू के आधुनिक मंदिर के पक्षधर है। उनका आधुनिक मंदिर का रास्ता रोजी रोजगार से होकर जाता है, गरीबों के पेट की भूख से उबर जाता है, इसलिए हम उनके पक्ष में हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है, उस आधुनिक मंदिर को बचने के लिए, आधुनिक मंदिर यानी टाटा की फैक्ट्रियां, आधुनिक मंदिर यानी रियादा सियादा, आधुनिक मंदिर यानी ये तमाम फैक्ट्रियां, कंपनियां, ये डैम, ये कुचई का डैम, ये चांडिल का डैम, ये भीमना डैम, आधुनिक मंदिर यानी ये तमाम फैक्ट्रियां, ये छोटे बड़े मेज कारखाने। लेकिन सवाल यही कि आधुनिक मंदिर, ये फैक्ट्रियां हमारी जमीनों पर है, और यदि हमें वहां रोजगार नहीं मिलेगा तो सवाल भी होगा, और समय के साथ झारखंड की मिट्टी में उन्मूलन भी होगा, बवाल भी होगा, और कोई नहीं बचा पाएगा। अगर आप किसी के पास चले गए, जाइए जहां जाना है चले जाइए। सिकंदर को जानते हैं ना अग्रवाल जी, हम आपको नहीं जानते हैं ना, कभी मिले हैं, पेपर में नाम सुने हैं, तुमसे मेरा पारा हिट है, कोई झगड़ा नहीं है। एक तो अंतर चक्की पीसते थे राजस्थान से आके, और लोगों को यहाँ झारखंड के मूलवासी, झारखंड के आदिवासी से जुल्म करिएगा, केस करिएगा, तो याद रखिएगा आने वाले दिन जब काउंटर होगा ना, कोई भी सीएम के साथ नहीं देगा। बिल्कुल, मेरा अगर बयान आप तक पहुंच जाए तो आप आधे शाम को सिकंदर के बारे में पढ़िएगा। वो सिकंदर जिसके बारे में कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर, वो सिकंदर जो ईरान के मकदूनिया का था, जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना सजाया था, जिसने भारत के बहुत कुछ हिस्सों को जीत भी लिया था। लेकिन याद रखिएगा, जब वो खाली हाथ लौट के इस दुनिया से जा रहा था, जब वह मात्र 33 साल की उम्र में मरने वाला था, उसके ठीक पहले उसने अपने तमाम मंत्रियों को बुलाकर कहा था कि जब मैं मर जाऊं ना तो 3 काम करना।
मेरा जब जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना। तो उनके मंत्रियों ने पूछा कि महाराज दोनों हाथ बाहर करने का मतलब क्या है? बोला मेरे दोनों हाथ बाहर करना, मुट्ठी खुली करना, ताकि दुनिया को पता चलेगा कि दुनिया को जितने चला सिकंदर खाली हाथ लौट के जा रहा। उसने दूसरा शर्त रखा था, सिकंदर ने दूसरा शर्त रखा था कि मुझे मेरे जनाजे को कंधा कोई गहरा गहरा नहीं देगा, कोई मामूली आदमी मेरे जनाजे को कंधा नहीं देगा। मेरे जनाजे को कंधा मेरे प्रधानमंत्री, मेरे महामंत्री, मेरे सेना नायक देंगे। बोला सर इसका क्या मतलब है? नहीं, इसका मतलब है कि दुनिया के बड़े बड़े तीस मार खा, दुनिया के बड़े बड़े तुर्रम खा, दुनिया के बड़े बड़े सेना नायक सिकंदर की सेना में थे, तलवार लेकर भाला लेकर, फिर भी उसकी जान नहीं बचा पाए। तो डीसी देखते हैं कितना दिन बचाते हैं आपको, देखते हैं एसपी कितना दिन बचाते हैं आपको। और तीसरा, सिकंदर का तीसरा जो कहना था कि जब मेरा जनाजा गुजरे तो मैंने अपने जीवन काल में जितना भी कमाया है, उस समय सिक्का नहीं होता था, उस समय गांधी जी का नोट भी नहीं होता था। गांधी पहले दिन हुए थे, उस समय सिक्का भी नहीं था, उस समय गांधी जी का नोट भी नहीं था। उस समय क्या होता था? ज्वेलरात होते थे, ज्वेलरी होते थे, सोना चांदी यानी जेवर वगैरह होते थे, सोने चांदी के पन होते थे, बड़े बड़े सिक्के होते थे। तो सिकंदर ने कहा कि मेरे मरने के बाद 1 रुपया भी मेरा जो उत्तराधिकारी होगा, मेरे मरने के बाद 1 रुपया भी मेरे उत्तराधिकारी को मत देना, बल्कि मेरे जनाजा के आगे बिछाते जाना और लोग उस पर चल के जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि धाने की ढोल बन जाता है अग्रवाल। आपके साथ साथ तमाम फैक्ट्री कंपनी चलाने वाले मालिक को कहेंगे कि धान एक दिन ढोल बन जाता है। और कहा कि डीसी एसपी बहुत छोटा होता है उनके प्रधानमंत्री लोग के सामने, उन लोग नहीं बचा पाया। इसलिए हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। क्यों हमारी टीम आपके खिलाफ आंदोलन की, आपको भी मालूम है। आप समय पे पैसा नहीं देंगे, आप ओवर टाइम करवाएंगे, 10 मिनट लेट होने से तनख्वाह काटेंगे, तो क्या आप हम चुना लेंगे? क्या हम आपको चुना लेंगे? आप हमारे बारे में डीसी को कहानी बताएं कि आप कौन सा गलत काम करते हैं। आपने तो बता दिया जेल के अंदर लोग उद्योग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने बताया कि आप झारखंड सरकार ने जो रेट निर्धारण किया है, नॉन स्किल, स्किल, सेमी स्किल, स्किल, क्या आप उनके आधार पर पेमेंट दे रहे हैं? नहीं दे रहे। क्या पीएफ तथा जो भी सुविधाएं मजदूरों को मिलनी चाहिए आप दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। जो भी मजदूरों को सुविधा मिलनी चाहिए क्या आप अपनी फैक्ट्रियों में दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो कौन मुंह से डीसी के पास गए थे? कौन मुंह से डीसी के पास गए थे? आपको क्या लगता है आपके पास पैसा है तो डीसी आपका ही पक्ष सुनेंगे? तो हम भी इनके विधायक के देखते हैं डीसी एक तरफा कैसे करते हैं, देखते हैं डीसी एक तरफा कैसे करते हैं। कैसे मालूम है आपको लगा डीसी आपके जेल में है, मुंह उठा के चल गए, तो हम भी इनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, देखते हैं डीसी एक तरफा। याद रखिएगा हम जनप्रतिनिधि हैं और डीसी कौन है? नौकर साहब है। नौकर साहब का मतलब क्या होता है? देखिए डीसी महोदय, हम आपके खिलाफ कोई ऐसा वचन नहीं कह रहे हैं, तो सिस्टम में दुनिया को बता रहे हैं। डीसी रहे चाहे एसपी रहे, वो नौकर साहब का पार्ट होते हैं। आप जनता के सेवक हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं। आप उनके सेवक हैं, हम उनके प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है मालूम है? नहीं मालूम है तो बता देते हैं। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कानून बनाना होता है, यहाँ नियम बनाना होता है, यहाँ विधि बनाना होता है, और जनता डायरेक्ट विधि नहीं बना सकती है, क्योंकि जनता 1 अरब से ज्यादा है। तब ये निर्णय हुआ कि जनता 15 लाख में 20 लाख में वो प्रतिनिधि चुनेगी, वही तो हम है।
हम जनता को प्रतिनिधि हैं। हम उन्हीं की आवाज को, उन्हीं के मुद्दों को, उन्हीं की समस्याओं को विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में लेकर जाते हैं। इसलिए जो भी उद्योग घराना ये सोच रहा है कि पदाधिकारी आपके जेब में है, ये गलत बात है। क्योंकि किसी व्यक्ति और जनता के होते हैं, किसी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के नहीं होते हैं। तो जो लोग भी ये भ्रम फैला रहे हैं, बिल्कुल भ्रम ना फैलाएं। महंगी निर्मल की मिट्टी है, अगर इस बार सवाल करेगी तो इतना बड़ा बवाल होगा कि आपको एक इंच धरती यहाँ दोबारा नहीं मिलेगी।